दिल्ली आना मेरा सपना था। मैं बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। कभी कोई ऐसी मोमेंट आई जब आपने सोचा कि अब मैं थक गया हूँ या अब नहीं चल सकता आगे? मोमेंट तो ऐसे बहुत सारे हुए हैं। ऐसा लगा ना कि वहाँ से निकलने के बाद ऐसा लग रहा था मैं सुसाइड कर लूँ। अपने डिसेबिलिटी को ऐसी एबिलिटी में तब्दील करना है जो कि मैं उन चीज़ों को ना नज़रअंदाज ना करूँ। आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? मेरी मम्मी का सबसे बड़ा हाथ रहा है मुझे इस लेवल तक पहुंचाने के लिए। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ इन सबका क्रेडिट जाता है मेरी मम्मी के लिए। वो जब सोसाइटी उस नज़र से देखती है ना, मैं कितना भी बड़ा कर लूँ, लोग एक बेचारापन वाला जो भाव ले आते हैं वो थोड़ा सा मुझे बुरा फील होता है। अपनी डिसेबिलिटी को एबिलिटी से ओवरकम करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। सक्सेस का मंत्रा क्या है पैसा फेम दोनों मतलब है। जिसने आपको एक नई पहचान दी है? तो वायरल मेकर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और वायरल मेकर है क्या एक्चुअली? वायरल मेकर्स दरअसल एक सोशल एंड डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है। उस दौरान मुझे लगा फुल टाइम पे मुझे ना डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग फील्ड में जाना चाहिए। एक लफ्ज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, दिल मिले ना मिले हाथ हमेशा मिलाते चलो। उसके बाद हमने एग्जीबिशन गवर्नमेंट के एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया। वो एंटरप्रेन्योर्स जो अपने बिजनेसेस को बेटर लेवल पे कर नहीं पा रहे हैं, उन सभी के लिए हम अवेलेबल हैं। तीनों तरीका अपनाता हूँ मैं। क्या प्लान है और 5 सालों में आप किस लेवल पर अपने आप को देखते हैं? आगे का प्लान जो अगले 5 साल तक का है, इंडिया का कोई भी ऐसा अंडर प्रिविलेज्ड पर्सन नहीं बचना चाहिए जो कि चाहे वो बिज़नेस स्ट्रीम में हो या फिर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को बेटर बनाना चाहता हो। तो हम उन सभी को एक अपने प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू वायरल करेंगे। मजबूर को मजबूर की मजबूरियाँ मजबूर कर देती है, वरना कभी भी कोई इंसान अपनी मर्ज़ी से मजबूर नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर शो ऑफ बातें तेरी मेरी। जैसे कि आप लोगों से मैंने पहले ही वादा किया हुआ है कि एक मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग स्टोरीज ही मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। अगर मेरी प्रीवियस स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही इंस्पायरिंग एपिसोड रहा, जिसमें हमने देखा एक एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हुआ पर्सन जो कि बहुत ही छोटी एज का था और उसने कम एज में अपने डिजायर्स को पूरा किया। इसी तरीके के गेस्ट और भी हमारे साथ आते रहेंगे और आज के अगर गेस्ट की मैं बात करती हूँ तो उनके पास सिर्फ एक सुपर पावर है, लिमिटलेस डिजायर। कई लोग अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हुए हार मान लेते हैं अपनी लाइफ में, बट हमारे जो आज के गेस्ट हैं उन्होंने अपनी ही प्रॉब्लम को अपनी ही ताकत बना दिया और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। मोहम्मद अजीम अंसारी। वेलकम बैक टू अजी, आर शो बातें तेरी मेरी विद रीना। आपको कैसा फील हो रहा है कि आज आपका पॉडकास्ट यहाँ पर हमारे साथ हो रहा है? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैम आपका। और दूसरी चीज़ बताऊँ, थोड़ी-सी हाँ, नर्वसनेस हो रही है, बट बहुत मज़ा आ रहा है अंदर से, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ जहाँ पे अपने दिल की बात उन लोगों तक पहुँचा सकता हूँ जो दिल को कनेक्ट करता हो। जी, बिल्कुल, हम ऐसी ही ढेर सारी आज बातें करने वाले हैं जो कि हमारी ऑडियंस और जिन लोगों के दिल तक आप अपनी बातें पहुँचाना चाहते हो वहाँ तक पहुँचेंगी। अज़ीम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? हमारी ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि वायरल मेकर के जो फाउंडर हैं अज़ीम अंसारी, उनकी क्या जर्नी है? थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए प्लीज़। जैसा कि पता है कि मेरा नाम मोहम्मद अज़ीम अंसारी है, और अपब्रिंगिंग की मैं बात करूँ तो मेरी फ़ैमिली में मेरी मम्मी का सबसे बड़ा हाथ रहा है, मुझे इस लेवल तक पहुँचाने के लिए। वाह! तो आज मैं जो कुछ भी हूँ, इन सबका क्रेडिट जाता है मेरी मम्मी के लिए। और मैं बताऊँ, वैसे मेरे फैमिली में मेरे फादर जो है, उनको ये लगता नहीं था कि मैं कुछ अपनी लाइफ में कर पाऊँगा। और वो जब मेरी मम्मी लड़ती थी या बोल सकते हैं एक बातें करती थी उनसे कि हाँ, इनको पढ़ाना है, इस तरीके से कुछ करना है। तो मेरे पापा बोलते थे, कैसे ये पढ़ेगा, क्या करेगा पढ़ के आगे, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन मेरी मम्मी बोलूँ कि वो ना एक ऐसी बात थी, मेरे गाँव के पास ही जंगल था, तो वहाँ से लक्कड़ ला के अपने खर्चे से वो उस लक्कड़ को बेचा करती थी, और उस लक्कड़ के पैसे से ना वो मेरे ट्यूशन का फ़ीस अदा करती थी। और वहाँ से एक क्रेज़ बोलेंगे कि मेरे अंदर एक जुनून आया, और मैं बोलूँ विदिन 6 मंथ, जबकि मैं 5th क्लास में था गवर्नमेंट स्कूल में, और मुझे ए फॉर एप्पल भी, ए से ज़ेड तक मुझे ये भी नहीं आती थी। और मैं जब ट्यूशन पढ़ा तो विदिन 6 मंथ मुझे 1000 जो है ना वर्ड मीनिंग याद हो गए थे इंग्लिश के।
तो और मैं बोलूँ कि बहुत तेज़ी से ग्रो करने के लिए कोशिश कर रहा था और मुझे जो फ्रैक्शंस बोलते हैं फ्रैक्शंस आ गया था विदिन 6 मंथ। तो मेरे पापा एक दिन ऐसे ही बैठ गए और मेरे से पूछने लगे, तो उन्होंने देखा कि मैं उसको बोलते हैं भिन्न का जोड़, वो मैं कर पा रहा हूँ। उन्होंने बोला लगता है कुछ करेगा, तो मुझे नवोदय की तैयारी में लगवा दिया उन्होंने। अच्छा। अगले 6 महीने के बाद जो है मैं नवोदय की तैयारी में लग गया। बट मैं बताऊँ कुछ भी मुझे इस टाइप से ऐसा रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि मैं कुछ कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ ये पता चल रहा था। करना किस तरीके से है, ये डायरेक्शन मिलती गई और करता जा रहा था और लग रहा था कि बस कुछ करना है। हाँ। और लकीली बोलिए कि नवोदय के एग्ज़ाम में वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में मैं ही एक मुस्लिम कैंडिडेट प्लस पर्सन विद डिसेबिलिटी में 80 लोगों का वहाँ पे सिलेक्शंस होता है क्या बोलते हैं उस एग्ज़ाम्स में। तो कई हज़ार लोग बैठते हैं, लगभग 13-14 हज़ार लोग, उसमें से 80 लोगों में से मैं भी एक लकी पर्सन था, उसमें सिलेक्शन हुआ। वहाँ जाने के बाद मुझे थोड़ा-सा ना एक लाइफ़ का एक रास्ता कह सकते हैं, रास्ता मिला कि अब लग रहा है मैं सही ट्रैक पे आ गया हूँ। और क्लास 10 तक वहाँ पे इस तरीके से रही कि मैं पढ़ता गया और कोई नॉर्मल लोगों के बीच ही रहा। मेरी स्टडी जो रही इस टाइप से। फिर मैंने दिल्ली आना मेरा सपना था। दिल्ली आना मैं सपना था। बिलॉन्ग कहाँ से करते हो आप? मैं बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करता हूँ। मुंगेर मैं डिस्ट्रिक्ट जब बहुत आउटर है। आउटर नहीं कह सकते हैं वैसे तो, हाँ। बट हाँ कह सकते हैं दिल्ली से बहुत। उस टाइम में ऐसे पढ़ा करते थे ना किताबों में, दिल्ली बहुत दूर है। हम मुझे रियलाइज़ होता था दिल्ली बहुत दूर है। मैं अपने मम्मी-पापा से जब कहता था मुझे दिल्ली जाना है, वो मेरी मम्मी क्या कहती थी पता है कि दिल्ली इतना ज़्यादा क्राउडेड एरिया, मतलब वो अपनी लैंग्वेज में बोलती थी, इतना ज़्यादा भीड़-भाड़ वाला इलाका है, वहाँ पे चींटी नहीं सो सकता, तू कैसे चल पाएगा? तो वो कभी लाना नहीं चाहती थी मुझे। एनीवे तो 10वीं के मतलब 10वीं के बाद जो 11th का मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम जामिया का दिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, तो लकीली मेरा जामिया में भी हो गया था सिलेक्शन और अलीगढ़ में भी हो गया था। मेरे पास वो चॉइस थी कि मुझे करना क्या है, तो मुझे जामिया बेस्ट लगा क्योंकि मुझे दिल्ली आना सपना था मेरा। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, ये कनेक्टिविटी जो मेरी जा रही है वो सही जा रही है। तो मैंने जामिया में फिर एडमिशन लिया, फिर दिल्ली आया। उसके बाद मैंने 12th कंप्लीट करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। जी। फिर जॉब की जर्नी शुरू रही, इस तरीके से चलती रही कॉन्टिन्यूअसली। अब मैं बताऊँ मेरी मम्मी जब आती है दिल्ली ना, तो मैं उनको घुमाता हूँ ओह! दिल्ली। मुझे लगता है कि हाँ, देख मैं उनको दिखाता हूँ देखो जहाँ पे लग रहा था कि मैं चींटी नहीं ससरता वहाँ पे आज मैं आपको लेके घूम रहा हूँ, है ना? तो तो उस मोमेंट पे मम्मी का क्या रिएक्शन होता है आपको? वो बहुत प्राउड फ़ील करती है टू बी ऑनेस्ट। और मैंने जैसे बोला था कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मम्मी की बदौलत हूँ, जी। ऑनेस्टली। हाँ, मेरी जर्नी में स रहा हाथ सभी का। मेरी फैमिली में सभी, मेरे बुआ हो गए, मेरे फादर हो गए, मेरे भैया फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत किए हैं मुझे। आज तक भी ऐसा है कि कभी भी कुछ भी ऐसी ज़रूरत हो जाती है ना, मेरे भैया ऐसे हैं कि हर वक़्त सपोर्ट के लिए तैयार रहते हैं। तो मुझे टेंशन बोलो कि कहीं से नहीं होता है। अब तो कभी कोई ऐसी मोमेंट आई जब आपने सोचा कि अब मैं थक गया हूँ या अब नहीं जा सक चल सकता आगे? सो ऐसा कोई मोमेंट? मोमेंट तो ऐसे बहुत सारे हैं। फिर भी फर्स्ट मोमेंट कौन-सा था ऐसा? वही 5th क्लास वाला इंसिडेंट या कुछ और? नहीं ऐसा नहीं कह सकते 5th क्लास वाला। उसके बाद 12th में आने के बाद ऐसा एक बार इंसिडेंट हुआ था लाइक मैं ना पार्टी में गया था एक। हुँ। तो वो हालाँकि वो मेरे जो कॉमर्स के सर थे सॉरी अकाउंट के सर थे, उन्होंने पार्टी दिया था तो उस पार्टी में गया था, सभी डांस कर रहे थे। तो सर ने बोला अज़ीम तुम भी डांस करो। मैंने कहा सर मैं नहीं डांस कर सकता। उन्होंने मुझे कंधे पे बैठा के डांस करना शुरू किया सर ने। मुझे वो हालाँकि वो बहुत ही फ़नी मोमेंट था, बट मुझे वो ऑकवर्ड फ़ील हो रहा था। उस टाइम पे मैं ऐसा लगा ना कि वहाँ से निकलने के बाद ऐसा लग रहा था मैं सुसाइड कर लूँ। और सच्ची में मैं एकदम अपने धुन में चल रहा था। रेड लाइट आ गई मुझे पता भी नहीं चला और सडनली एक कार आई और वो रोकी, ब्रेक इतनी तेज़ी से मारी उसने, तब मेरी आँखें खुली। मतलब ऐसा लगा मैं शॉक हो गया था। उस टाइम पे मुझे लगा ना कि हाँ, यार अपने डिसेबिलिटी को ऐसी एबिलिटी में तब्दील करना है जो कि मैं उन चीज़ों को ना नज़रअंदाज ना करूँ। हाँ, अपने तरीके से मैं फ़न का जो एक तरीका रहेगा, वो अपने तरीके से करूँगा, लेकिन एन्जॉय हर एक मोमेंट वो करूँगा। तो वो एक क्लिकेबल मोमेंट था। इस पॉइंट पे मैं ये जानना चाहूँगी जो आपको एम्बैरेसमेंट मोमेंट लग रहा था वो कि उस टाइम पे क्या आपको ऐसा फ़ील हुआ कि आपके जो दोस्त हैं या फिर वहाँ पर जो लोग हैं वो आपके ऊपर हँस रहे हैं? ऐसा कुछ फ़ील हुआ था? फ़ील हुआ था, एज़्यूम किया था आपने या एक्चुअल में ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा हुआ कुछ नहीं था। मेरी लाइफ़ में जितने भी दोस्त बने ना, वो सभी सपोर्टिव थे, ऑनेस्टली बोलूँ। जी। तो बस मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ, मैं इन लोगों के साथ नॉर्मली अगर डांस करता तो ज़्यादा बेटर लगता।
लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल में कभी भी ऐसा किसी ने मुझे डिसअपॉइंट करने की कभी कोशिश नहीं करी। मैं क्लास 10th में एक छोटी-सी बात बता रहा हूँ आपको। क्लास 10th में जब मैं मतलब सॉरी 6 में नवोदय में एडमिशन हुआ था, तो वहाँ पे ना लाइन में लग के खाना देना पड़ता था मेस में। मेरा एक दोस्त था, हालाँकि सारे दोस्त थे, लेकिन ये था कि उसमें एक दोस्त था सागर, उसके साथ जो है हमेशा उठना-बैठना इस टाइप से होता था कि हर वक़्त का खाना जो है ना वो अपने प्लेट में खिलाता था मुझे लाके, क्योंकि मैं लाइन में लग नहीं सकता था। जी। तो अगर मैं कभी नहीं जाता था तो वो मेरे लिए मेस से खाना लेके आता, फिर दोनों साथ में बैठकर खाते थे। ऐसे कई सारे दोस्त ऐसे मुझे मिले, बोला मैंने कि कोई ऐसा दोस्त नहीं था जो मुझे डिसअपॉइंट करा। सभी ने मुझे हमेशा एप्रिशिएट किया और नॉर्मलाइज़ के तरीके से मुझे फ़ील कराया। कभी कुछ ऐसा फ़ील हुआ कि यार इस चीज़ के लिए मैं ही क्यों? फ़ील होता है, एक मोमेंट ऐसा है, फ़ील होता है ऐसा। वो जब सोसाइटी उस नज़र से देखती है ना, मैं कितना भी बड़ा कर लूँ, कुछ भी ऐसा नॉर्मल तरीके से बिहेव कर लूँ, नॉर्मल तरीके से वो सारे काम कर लूँ, स्टिल मेरी जो डिसेबिलिटी है वो लोगों की नज़र में जो दिखती है ना, वो लोग एक बेचारापन वाला जो भाव ले आते हैं, वो थोड़ा-सा मुझे बुरा फ़ील होता है। अदरवाइज़ बोलूँ कि कुछ ऐसी बात नहीं होती है मेरे अंदर, हमेशा मैं उसको कोशिश करता हूँ नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने की और अपनी डिसेबिलिटी को एबिलिटी से ओवरकम करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। बट दिस इज़ रियली गुड थिंग कि आप इस चीज़ को मतलब अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। अभी हम ऑडियंस के लिए भी बोलना चाहूँगी कि जो हमारा स्टूडियो है फर्स्ट फ्लोर पर है। स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा-सा ऑकवर्ड लगा था टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं इनवाइट कर रही हूँ, सो हाउ इट विल बी मैनेज। बट सीरियसली आज मुझे लगा क्योंकि जब मैं साड़ी पहनकर ऊपर चढ़ती थी, सो उस मोमेंट पे मुझे भी ऐसे फील हुआ कि मतलब आई एम नॉट करेक्ट पर्सन, मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ कमी है। सो ये जस्ट एक हमारा थॉट होता है कि कोई पर्सन है उसके अंदर डिसेबिलिटी है या वो मैनेज नहीं कर पा रहा। ये सिर्फ हमारी एक सोसाइटी की सोच है। अगर हम उससे उभर के सकते हैं तो अजीम जैसे पता नहीं कितने लाखों लोग होंगे जो अपने डिजायर्स को, अपने सपनों को अचीव कर रहे होंगे। छोटी-सी बात बोलना चाहूँगा जी। यहाँ पे कि अगर आप अपने नज़रिए को बदलेंगे, तो नज़ारे बदल जाएँगे। बिल्कुल। हर एक पर्सन के अंदर कुछ न कुछ यूनिक एबिलिटी होती है। अगर आप सिर्फ़ डिसेबिलिटी देखेंगे, तो आपको डिसेबिलिटी ही नज़र आएगी। अपार्ट फ्रॉम डिसेबिलिटी अगर आप देखेंगे, तो आपको हर एक काइंड ऑफ एबिलिटी नज़र आएँगी, जो आप चाह नहीं सकते, शायद आपकी सोच से बाहर नज़र आएगी। उस पॉइंट पे एक बात और ऐसी थी कि वी आर नॉट डिसेबल्ड, वी आर डिफरेंटली एबल्ड। राइट। We have all kind of ability, but the only difference thing is that we are doing all the things but in different way. That why we are differently equipped. राइट एंड दिस इज द रियल ब्यूटी ऑफ योर जर्नी एक्चुअली। सो एनीवेज, चलिए मूव ऑन करते हैं वायरल मेकर की तरफ, जिसने आपको एक नई पहचान दी है। तो वायरल मेकर की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और वायरल मेकर है क्या एक्चुअली? पहले मैं वायरल मेकर के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं। वायरल मेकर्स दरअसल एक सोशल एंड डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है और एजेंसी के तौर पे अभी मैं वर्क कर रहा हूँ। अब इसकी शुरुआत में बताऊं कि कैसे हुई थी, ये आइडिया कैसे आया मेरे माइंड में। तो मैं कोविड तक क्लास 12th में, हालाँकि मेरा एक जो अल्टरनेटिव सब्जेक्ट था वो मल्टीमीडिया एंड वेब डेवलपमेंट का था। बट कभी सीरियसली लिया नहीं, एज़ ए फ़न के तौर पे मैं काम करता था वो। और एज़ ए फ्रीलांसिंग जर्नी उस दौरान मेरी चलती आ रही थी। कोविड में, उससे पहले मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था और बेस्ट कोचिंग सेंटर के नाम से था आज़ादपुर में। ओके। तो मैंने लगभग 5 साल ट्यूशन पढ़ाया और बहुत बेटर चल रहा था। कोविड जब आया तो सडनली वो जो एक बोलते हैं एक स्टॉपेज जो आई, सभी के हालाँकि बिज़नेसेस इफ़ेक्ट किए और मेरे भी हुए। उस दौरान बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था। मुझे लगा कि करना क्या चाहिए अब? तब जो मेरी एक अंदर की एक बोल सकते हैं स्किल्स थी, वो थोड़ा-सा अंदर से ना पुश करने लगी मुझे कि करना क्या है। तो उस दौरान मुझे लगा फुल टाइम पे मुझे ना डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग फ़ील्ड में जाना चाहिए। तो मैंने और ज़्यादा बेटर करा और सीखा। उसके बाद मैंने फिर जॉब भी करी फुल टाइम। नेटर फाउंडेशन में मैंने जॉब किया था एज़ ए बैकएंड डेटाबेस मैनेजर एंड सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पे। फिर उस दौरान मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार, जो क्योंकि वो नेटर फाउंडेशन जो है एंटरप्रेन्योर्स विद डिसेबिलिटी के साथ वर्क करती थी वो। जी। उनके बिज़नेसेस को ग्रो करने के लिए उनको मेंटरिंग वगैरह प्रोवाइड करती थी। तो वहाँ से मेरे माइंड में ये आइडिया आया कि यार क्यों ना हम ऐसे बिज़नेसेस को जो अंडर प्रिविलेज है, जहाँ पे लोगों की नज़र नहीं जा रही है, उनके बिज़नेसेस को गली से लेकर दिल्ली तक हम वायरल करें। तो इसलिए माइंड में एक वायरल जो आया ना, वर्ड क्लिक किया।
तभी हमने नाम रखा वायरल मेकर्स। और अभी तक मैं बात करूँ, ऐसे मोर देन 300 एंटरप्रेन्योर्स विद डिसेबिलिटी को हमने डीआईवाई मॉडल पे, मतलब डू इट योरसेल्फ, हम किस तरीके से वो खुद से अपने बिजनेसेस को अवेलेबल प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से मार्केट कर सकते हैं, वो हमने उनको सिखाया। वाओ! तो ये मेरी जर्नी है। सो इस स्टार्टिंग में अगर बात करते हैं तो इसमें भी कुछ आपके सामने हर्डल्स आए होंगे सपोर्ट के, रिसोर्सेज़ के, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए आप? एक लफ्ज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, दिल मिले ना मिले, हाथ हमेशा मिलाते चलो। वाह! तो मेरे साथ ये हमेशा रहा कि सपोर्ट्स की मैं सोचता था कि दिक्कत है, लेकिन दिक्कत कहीं पे नहीं। जैसे मैं आगे बढ़ता था, वहाँ पे कोई ना कोई अवेलेबल सपोर्ट्स मेरे पास होते थे। तो सपोर्ट्स की दिक्कत कभी नहीं आई मुझे। हाँ, थोड़ी-सी आइडियाज़ की मुझे दिक्कत थी। मुझे लग रहा था शुरू क्या करना है, कैसे करना है, माइंड में सोच तो लिया है वायरल मेकर, अब एग्ज़ीक्यूट कैसे करना है। तो जितनी भी कनेक्टिविटीज़ थी, उन कनेक्टिविटीज़ के साथ पहले हमने वर्क करना शुरू करा। जी, उसके बाद हमने एग्ज़िबिशन, गवर्नमेंट के एग्ज़िबिशंस में पार्टिसिपेट किया। अभी तक हमने दिल्ली में उनके दिव्य कला मेला जो है दिल्ली में, गुजरात में, और फिर हमने जम्मू में जाके वहाँ पे उनके एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया। तो एक प्लेटफ़ॉर्म मिला जहाँ पे वायरल मेकर खुद ही वायरल होने लगा। तो मुझे लगा कि हाँ, अब हम वायरल मेकर्स को ही और वायरल करेंगे वाओ! विद ऑल द एंटरप्रेन्योर्स विद डिसेबिलिटी। और सिर्फ़ एंटरप्रेन्योर्स विद डिसेबिलिटी ही नहीं कह सकते हैं। वो एंटरप्रेन्योर्स जो अपने बिज़नेसेस को बेटर लेवल पे कर नहीं पा रहे हैं, उन सभी के लिए हम अवेलेबल हैं। ओके, दैट्स नाइस। एंड लाइक अगर मैं आपका वायरल प्रोजेक्ट की अगर बात करती हूँ, डीआईवाई ही है या फिर कुछ अलग है प्रोजेक्ट जिसकी वजह से आपको और भी नई स्ट्रॉन्ग पहचान मिली? जो एग्ज़िबिशंस में हमने जाके ट्रेनिंग दी है ना, जी। वहाँ से एक अलग पहचान मिली, वही सबसे मेरा वायरल प्रोजेक्ट रहा। वाह! सो अगर अब तो वायरल मेकर जो है एक ब्रांड बन चुका है, बट स्टिल अगर मैं बात करती हूँ कि एक शब्द जो आपने यूज़ करने के लिए मना करा है, तो मैं यूज़ नहीं करूँगी, बट जो वीकनेस है, क्या कभी वो आपकी बाउंड्री के ऊपर ओवरकम हुई है, लाइक हर्डल बना है? आप भी वैसे यूज़ कर सकते हैं वो वर्ड। डिसेबिलिटी की अगर मैं बात करती ही, तो डिसेबिलिटी कभी आपके वर्क के ऊपर बंदिश बनी है? नहीं, कभी ऐसा हाँ, वैसे बोलूँ फिर से वही वाली, लोगों के नज़रिए में वो वाली चीज़ें लगती हैं, लेकिन मेरे नज़रिए में कभी भी मैंने वो चीज़ हावी नहीं होने दी। तो अपने डिसेबिलिटी को हमेशा मैं एबिलिटी में तब्दील करता हूँ, और उसी तरीके को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ बस। आपका डेलीगेशन ही आपको इतना पावरफुल बनाता है। एनीवेज़ अज़ीम आप हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं, तो इस मुस्कुराहट के पीछे का एक रीज़न ऐसा बताइए जो कि हमारी ऑडियंस भी फ़ॉलो करे? मुस्कुराहट के पीछे का रीज़न है मोहब्बत। मैं हमेशा मोहब्बत लोगों से करता हूँ, लोगों को बाँटता हूँ, तो ये मेरी एक कह सकते हैं बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। जी, तो बट मुस्कुराहट के पीछे भी बहुत कुछ छुपा होता है। नहीं, वो मुस्कुराहट के आप इसके पीछे पीछे भी कुछ छुपा है तो बता सकते हैं? मुस्कुराहट के पीछे वैसे छुपी बहुत सारी चीज़ें, हाँ, लोग कहते भी हैं और मैं खुद भी कहता हूँ, हाँ, छुपी है। जी। लेकिन वो बोलते हैं, मुसीबतें इतनी भी बड़ी नहीं होती जितनी हम उसे मान लेते हैं। जी। क्योंकि कभी आपने सुना है कि अंधेरे ने उजाला नहीं होने दिया? वही सुना है ना? इसका मतलब ये है कि हाँ, इस मुस्कुराहट के पीछे है, मुसीबतें बहुत है, लेकिन मैं उस मुसीबतों को ये बोलता हूँ, नहीं, तू इतना बड़ा नहीं है जितनी बड़ी मेरी मुस्कुराहट है, या जितना बड़ा मेरा एम है, या जितना बड़ा मेरा गोल है। इसलिए मैं उसको हमेशा पीछे छोड़ दूँ। पीछे छोड़ देते हैं। वाह! सो यही एटीट्यूड हमेशा बनाए रखना, सो ये मेरी एक विश है एंड हमारी ऑडियंस के लिए भी ये एक बहुत ही पंच लाइन है कि मुसीबतें कितनी भी बड़ी होती हैं बट आपकी मुस्कुराहट उससे ज़्यादा बड़ी है, तो सब वो पीछे छोड़ के मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, आपके लिए उनके लिए फंडा क्या होता है? लाइक आप इग्नोर कर देते हो, आर्ग्यू करते हो या उनको प्रूफ करके दिखाते हो? तीनों तरीका अपनाता हूँ मैं, जी, एज़ पर द पर्सन। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं एक मॉल में गया था, कमला नगर में वो मॉल है। उस मॉल में मैं गया, तो मैं अपने दोस्त के साथ गया था, तो जैकेट देख रहा था मैं, और सच्ची में उस टाइम में मैं कैज़ुअल ड्रेस में बिल्कुल गया था, ट्राउज़र पहन रखा था तब। जी, तो मैं गया, मैंने पूछा कि ये वाला जैकेट कितने का है? तो उस वो मुझे देख रही है, वो जो सेल्स पर्सन थी वो मुझे देख रही थी। सर, ये काफ़ी कॉस्टली है। मैंने कहा बताओ तो सही कितने का है? तो बोली ₹7,000 का। बट आपके लिए, मैं आपके लिए ऐसा, उन्होंने ये बोला, आपके लिए
हम इतना डिस्काउंट दे सकते हैं कि आप 6,500 में आप मुझे दे दो, मतलब हम कर देंगे। मैंने कहा आप स्पेशली मुझे ऐसे पॉइंट आउट कर रहे हो या फिर इस पे ऐसा डिस्काउंट है तो आप दे रहे हो, ये पहले बताओ। नहीं सर, आपको देख के हम कर रहे हैं ऐसा। मैंने कहा सी, आप प्लीज़ मुझे उस तरीके से ट्रीट मत करो। मेरे अंदर भी वो कैपेबिलिटीज़ है, मेरी जेब में भी उतने पैसे हैं जितने आप नॉर्मल लोगों को दे सकते हो। अगर डिस्काउंट है तो मुझे दो, अगर डिस्काउंट नहीं है तो इतना पैसा लो और मैं दे रहा हूँ आपको पूरा का पूरा। जैकेट मैं लेके आया था वो। देन रिएक्शन क्या था उनका उस टाइम? तो उनको वो देख रही थी, बड़ा ही एकदम हँसी-पकड़ी तरीके से बिहेवियर था उनका। वो देख के लगा कि हाँ, ये खरीद तो पाएगा नहीं, लेकिन खरीदा। तो कहने का मतलब ये था कि हाँ, लोग देखते हैं उस नज़रिए से, लेकिन उस नज़रिए से मैं हमेशा उसको उस तरीके से ही जवाब देता हूँ। इग्नोर करते हो, प्रूफ करते हो? अभी पहला प्रूफ किया हमने हाँ। स्क्वायर से। अब दूसरी बात करता हूँ, जैसे कि कुछ लोग ऐसे टोंट मारते हैं मुझ पे कि लाइक कुछ कर नहीं सकता, इसकी कुछ कुछ कर नहीं नहीं से। सकता। और दूसरी चीज़, कई बार लोगों ने इस टाइप से बोला कि हाँ ठीक है, पढ़ लिख लेगा, लेकिन शादी की बात बहुत ज़्यादा मेरे पास आती है कि इस टाइप से कि कितना भी पढ़ लिख लेगा ठीक है, लेकिन जो है लड़की तो वैसी ही मिलेगी। वहाँ पे मैं इग्नोर करता हूँ। मुझे लगता है हाँ ठीक है, जो मेरी लाइफ में बहुत बेस्ट होगा, बेटर होगा, वो ऑटोमेटिकली जो है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन मैग्नेट की तरह वो ज़रूर आ जाएगी मेरे पास। ट्रू। वहाँ से जो है, रियली वर्क। और ये हमेशा मैं ये चीज़ करता हूँ, मैनिफेस्ट भी उस टाइप से चीज़ें करता हूँ कि हाँ, मुझे उस टाइप के लोगों के साथ कनेक्ट करा जिनकी वाइफ्स जो है, मतलब मेरी वाइफ की वाइफ्स इस तरीके से मैच हो कि मैं हमेशा जैसे अभी खुश रहता हूँ, उस टाइम में भी हमेशा खुश हूँ। तो मेरी इस खुशी को और डबल कर दे वो आके, ना कि जो है ना डाउन कर दे। सो अज़ीम, अभी तो हम बात कर रहे थे आपके स्ट्रगल की और आपकी जैसी जर्नी रही है। सो अभी आप उस प्लेटफ़ॉर्म पर आ गए हैं जहाँ से अब आपकी एक्चुअल जो जर्नी है वो पूरी स्टार्ट हो गई। तो आपके लिए सक्सेस का मंत्र क्या है? लाइक पैसा, फेम या कुछ और? देखिए, सक्सेस का मतलब हर किसी के लिए अलग-अलग होता है। जी। बस पैसा, फेम दोनों मतलब है। अब बताता हूँ किस तरीके से। पैसा ऑब्वियस सी बात है, हर ज़रूरत को पूरा करने वाला चीज़ होता है। तो पैसा इसलिए ज़रूरी है। आप दूसरी क्या थी वो? फेम। फेम। मैं उन लोगों को वो दिखाना चाहता हूँ जिन लोगों के दिमाग में ये अभी तक भरा हुआ है, डिसेबल्ड या दिव्यांग मतलब किसी काम का नहीं। इसलिए फेम मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उन लोगों तक अपनी बात पहुँचा पाएँ, या उन लोगों तक बाय डिफ़ॉल्ट मेरी बात पहुँच पाए जी। कि यस, वी आर नॉट डिसेबल्ड, वी आर डिफरेंटली एबल्ड। हमें उस नज़रिए से मत देखो प्लीज़। बट पता है अज़ीम, हमारे समाज में एक और बहुत ही क्या वर्ड मैं बोलूँ, बुरा ही बोलना चाहूँगी मैं इस शब्द को, कि एक तो डिसेबल, फिजिकल डिसेबल पर्सन है तो उसको बिल्कुल ही अलग नज़र से देखते हैं। एक कास्टिज़्म का भी आता है वो भी कंपैरिज़न उसी की तरह ही है। तो उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो कि कास्ट में बिलीव करते हैं? ए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपने पूछा और मेरे माइंड में कब से एक ऐसा आइडिया था कि मैं लोगों तक पहुँचूँ इस बात को लेकर। जी। आज शायद मुझे वो प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है, मैं वो वाली बात सच्ची में दिल से बता रहा हूँ ये बात। आप बताना कि हम 4 लोग हैं, लेट्स से कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 लोग। जी। कास्टिज़्म उसी से आपको समझ आएगा। जी। आप हिंदू रिलीजन्स अगर हैं, तो हिंदू रिलीजन्स के जो स्पिरिचुअल गुरुज़ होते हैं, वो आप देखना हमेशा अपने जो उस रिलीजन की अच्छाइयाँ होती है, वो हमेशा बताएगी और ये साबित करने की कोशिश करेगी, हिंदू इज़ द बेस्ट धर्म, बेस्ट रिलीजन। मुस्लिम पे आते हैं, मुस्लिम के जो स्पिरिचुअल गुरुज़ होते हैं, वो भी बोलते हैं, हमारा धर्म सबसे बेस्ट है, हमारा धर्म दुनिया में सबसे पहले आया है। ईसाई की बात कर लेते हैं, वो भी इसी टाइप के, उसके भी स्पिरिचुअल गुरु बोलते हैं, उन लोगों को भी इसी टाइप की पाठ पढ़ाई जाती है। सिख, इनके भी अपने-अपने नज़रिए हैं, ये भी हमेशा अपने धर्म को बेस्ट बनाते हैं और बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, या हमेशा वही बातें बताते हैं जो बेस्ट है। जी। लेकिन आप बताओ, चारों बोल रहे हैं मैं बेस्ट हूँ, ये कह रहा है 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 मैं बेस्ट हूँ, बेस्ट कौन है? एक वही इंसान जिसकी सोच अच्छी है और जो दुनिया को एक अच्छी नज़र से देखता है। उस नज़रिए से क्या पता चल रहा है आपको? अगर देखा जाए तो कोई बेस्ट नहीं है, वरना सभी अपनी जगह पे बेस्ट हैं, ट्रू। है ना? तो कास्टिज़्म पे जो लोग देखते हैं ना, तो मैं उनको केवल बताना चाह रहा हूँ, आप जिस नज़रिए से देख रहे हो कि ये बेस्ट है, मेरा कास्ट बेस्ट है, दूसरा की कास्ट जो है वो बेस्ट नहीं है, आप उस पॉइंट पे अपने आप को ले जाके देखो तो फिर आपको लगेगा कि वो बेस्ट है, ये बेस्ट नहीं है।
तो हर कोई बेस्ट होता है वरना कोई बेस्ट नहीं होता। बट डू यू रियली बिलीव कि कास्ट नाम की कोई चीज होनी चाहिए हमारे समाज में या एक मानव जाति जो है उसकी ग्रोथ में? मैंने जैसे अभी धर्म की बात करी वैसे ही अब मैं कास्ट की बात करता हूँ। दुनिया में कोई कास्ट कोई धर्म नहीं है, सिर्फ 2 ही धर्म है, मर्द और औरत। ऊपर वाले ने अगर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया होता, अलग-अलग टाइप की प्रजातियाँ बनाई होती है, प्रजातियाँ तो बहुत है, कमोबेश ऐसे 18,000 स्पीशीज़ हैं दुनिया के अंदर ना। उन सब में कॉमन जो है कम्युनिटीज़ वो यही है, मेल एंड फीमेल। उसके अलावा किसी भी टाइप से उन्होंने कैटेगराइज़ नहीं किया, है ना? तो ये जो हम कैटेगराइज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। मेरे नज़रिए से मैं ये बोल रहा हूँ, सबके अपने-अपने नज़रिए हो सकते हैं बट ये नज़रिया अगर अपने आप को उस जगह पे ले जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल गलत है। तो कास्टिज़्म पे कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए किसी को भी या रिलीजन के बेस पे। वही मैं बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन मेरा पुट करने का सिर्फ रीज़न यही था कि हमारे समाज की एक बुराई है कि इंसान जो देखना चाहता है और मतलब बुराई को ज़्यादा वो भाव देते हैं। अदरवाइज़ अगर शायद कास्टेसिज़्म नहीं होता तो आज इंडिया उस लेवल पर नहीं होता, बहुत आगे होता। अगर एक छोटे बच्चे की जब वो पैदा होता है, उस टाइम पे उसकी कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल। कोई बच्चा रोड पे पड़ा है, उसकी कोई जाति, कोई धर्म नहीं है। कौन बना रहे हैं? हमारे गुरु ही बना रहे हैं और किस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। तो ये मैं यही लोगों के लिए एक कहना चाहूँगी कि कास्टेसिज़्म हो गया या डिसेबिलिटी जैसी चीज़ें होती हैं, तो प्लीज़ कोई भी चीज़ें होती हैं उसको नज़रअंदाज कीजिए और हर एक पर्सन को आप मोटिवेट कीजिए। सो यही है कि लोगों को यही मैं भी एडवाइस करना चाहूँगी पर्सनली कि जो लोग कास्ट के बारे में सोचते हैं कि किसी की कोई कास्ट नहीं होती, आपकी सोच अच्छी है ना तो आप खुद में ही बहुत बड़े इंसान हो। तब इस टाइम पे आपकी कास्ट, आपका रिलीजन या आपकी बॉडी का कोई भी वीक पॉइंट होगा, वो सब इग्नोर कर दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से आप जिस ट्रैक पर चल रहे हैं बहुत सही ट्रैक है। ओके। अ, अगर आप अपने यंगर सेल्फ से मिलते तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होती? देखो, वो देख के तो मुझे मोटिवेट होते हैं, मैं उनको इस तरीके से मोटिवेट करता हूँ कि देख भाई, मजबूर को मजबूर की मजबूरियाँ मजबूर कर देती है वरना कभी भी कोई इंसान अपनी मर्ज़ी से मजबूर नहीं होता है। और वो इंसान तब तक मजबूर होता है जब तक वो अपनी मजबूरी को मजबूरी बनाए रखता है। जिस दिन से वो अपनी मजबूरी को मजबूती में कन्वर्ट कर देता है, उस दिन से वो इंसान दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बन जाता है। वाओ! तो अज़ीम ये सेल्फ राइट है या कहीं किसी ने लिखी हुई लाइन पर मैं बताऊँ पता नहीं चलते जैसे मैं बहुत सारी बातें ज़ुबान से निकाल देता हूँ तो एक दिन आप ज़िंदगी राइटर भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। ऐसा कहते हैं हालाँकि लोग बहुत सारे लोगों ने ये फीडबैक दिया लेट्स सी। जी, ओके, सो इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, आपके पास एक और प्लस पॉइंट हो जाएगा। ज़रूर मैं सोचूँगा उसके बारे में। जी, बिल्कुल। अच्छा, तो अभी हम चलते हैं आने वाले 5 सालों में अगर मैं बात करती हूँ अज़ीम अंसारी की या वायरल मेकर की, तो आपके क्या प्लान है और 5 सालों में आप किस लेवल पर अपने आप को देखते हैं? अज़ीम अंसारी को फ़ेम चाहिए, जी, वायरल मेकर्स को एक ब्रांड बनाना है। जी, और ब्रांड कुछ इस तरीके से कि दोनों का मकसद सेम है कि जो लोग अंडर प्रिविलेज हैं ये अब तक उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां तक उनकी सोच या उनका इरादा है पहुंचने का, जी। उसको ये दोनों अजीम और वायरल मेकअप बहुत हेल्प करने वाला है। तो आगे का प्लान जो अगले 5 साल तक का है, इंडिया का कोई भी ऐसा अंडर प्रिविलेज पर्सन नहीं बचना चाहिए जो कि चाहे वो बिजनेस स्ट्रीम में हो या फिर अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को बेटर बनाना चाहता हो। तो हम उन सभी को एक अपने प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू वायरल करेंगे, ये मेरा मकसद है। बहुत ही अच्छा आपने लाइक अपना गोल सेट किया हुआ है। सो अगर अज़ीम मैं बात करती हूँ आज के टाइम की प्रेज़ेंट सिनेरियो जो चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। फाइनेंशियली भी, पर्सनल लाइफ़ में भी और मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। बच्चे क्या बड़ों की सभी की लाइफ़ बहुत स्ट्रेसफुल है। तो ऐसे में लोगों को आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? वो सही ट्रैक पे है। अच्छा। क्योंकि जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे, आप ज़िंदगी के जो सही मायने होते हैं, वो आपको समझ नहीं आएँगे। बट कुछ लोग होते हैं हाँ, उन्हीं स्ट्रगल्स को लेकर हार मान लेते हैं। मैं नहीं रोक एक्चुअली एक इंसिडेंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी हमारी ऑडियंस को भी कि राजस्थान की बात है। एक छोटी बच्ची 9 साल की बच्ची थी, उसको इतना स्ट्रेस हुआ स्कूल में, बुलिंग बुलिंग कर रहे थे।
तो उस बच्ची ने सुसाइड कर लिया। तो एक 9 साल की बच्ची सुसाइड कर रही है और एक अच्छा खासा इंसान 20-40 साल की एज के लोग भी कर रहे हैं। तो ऐसे में वो लोगों के लिए क्या है कि मतलब कैसे बाहर निकलो, उनके आस-पास के जो लोग हैं, उनके सपोर्टिव लोग हैं, वो कैसे सपोर्ट करें? क्योंकि ये इसके बारे में आप बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं हमारी ऑडियंस को। पहले तो मैं उनको बोलना चाहूँगा जी जो इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं या जो इस प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं कि हाँ, उनको ओवर टेंशन हो रहा है या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि अब मैं कुछ लाइफ में कर नहीं पा रहा हूँ। पहले उनको बोलना चाहूँगा, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो बहुत ज़्यादा और रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो आप ये समझो पहले तो कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो और वो दिन दूर नहीं है कि आप कामयाबी को चूमने वाले। अब मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो उनके आस-पास में सराउंडिंग्स में आप उनको कभी जब इस टाइप से रियलाइज़ होता है ना कि वो बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, अपनी दुनिया में मगन होने लगा है, तो वहाँ पे आपको जो उनके अब सराउंडिंग वाले लोग हैं, उनको बोलना चाहूँगा कि उनको थोड़ा-सा आप बस कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेंटली ये सपोर्ट करना है कि हाँ, ठीक है, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। वहाँ पे ही नेगेटिव पॉइंट आता है कि जब वो लोग दूसरे सोसाइटी के लोग या आस-पास के लोग ये बोलने लगते हैं ना, "अबे यार, इतने दिन से तो तू ये काम कर रहा है, अभी तक तुझे कुछ मिला नहीं, क्या करना है ज़िंदगी?" तो वहाँ पे नेगेटिव बातें आने लग जाती है, तब उसको ओवर स्ट्रेस जो है ना, ऐसा रूप ले लेती है जहाँ पे लगता है कि यार अब छोड़, मैं इन लोगों को जवाब नहीं दे पाऊँगा, इससे बेहतर मैं कुछ कर लेता हूँ। जी। और वहाँ पे माँ-बाप को भी बोलना चाहूँगा अपने बच्चों के साथ या जो भी आपके क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, उनके साथ इस टाइप का रिलेशनशिप बना के रखिए ताकि वो आपको हर एक दिल की बातें बोल पाएँ। मेरा ऐसा रिलेशनशिप है मेरी मम्मी के साथ, मेरी भाभी के साथ कि मैं हर बातें चाहे अच्छी हो या बुरी हो, मैं हर एक बात अपने घर में शेयर करता हूँ। तो इसलिए बोल सकते हैं एक जो आपने पूछा था ना कि क्या इस मुसीबतों के पीछे इस मुस्कुराहट के पीछे जो मुसीबत है, उसको कैसे ओवरकम करते हो? तो मैं इस टाइप से करता हूँ, मैं शेयर ज़रूर कर देता हूँ घर में। बेशक मैं किसी और से ना कर पाऊँ, लेकिन घर में ज़रूर शेयर करता हूँ। बिल्कुल। और बातें करना ही एक सॉल्यूशन होता है। जब तक इंसान बात नहीं करता, अंदर ही अंदर घुटता रहता है और जब तक कि वो बातें नहीं निकालेगा तो फिर प्रॉब्लम तो और भी ही आगे। ऑडियंस के लिए बोलना चाहूँगा अगर जो लोग बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो बातें तेरी मेरी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहाँ पे आपकी बातें हम सुन के ज़रूर उस तरीके से हम सॉल्यूशन दे सकते हैं या फिर हम कुछ आपको गाइडेंस देंगे। थैंक यू सो मच अज़ीम। बिल्कुल इसीलिए ही बातें तेरी मेरी इस मुकाम पर पहुँचा है और यही सोच है इसके पीछे। मेरे रीज़न भी मैं बता दूँ, बातें तेरी मेरी विद रीना का यही कि जिसको कहीं पे लगता है कोई पॉइंट ऐसा आ गया कि मैं बात नहीं कर सकता हूँ, तो सबके लिए वेलकम है हमारी साइड से। तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, आप हमें ये डीएम भी कर सकते हैं। सो हम अवेलेबल हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ अवेलेबल रहेगी। सो ज़रूर हमसे कनेक्ट कीजिए। बट हाँ, बातें दिल में मत रखिए, बातों को बाहर निकालिए। टीम, आपकी स्टोरी सच में ही बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है और उन लोगों के लिए जो कि अपनी लाइफ से हार मान लेते हैं और थक कर बैठ जाते हैं और कुछ हिम्मत नहीं दिखाते। तो जब अज़ीम कुछ ऐसा कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो मुश्किलें और हालात सभी के लिए एक जैसे होते हैं, डिपेंड करता है कि आप उनसे कैसे बाहर निकलते हैं। सो इसी बिलीव के साथ आज का एपिसोड हम यहीं पर ओवर करना चाहेंगे। एंड जैसा कि हमारा एक ट्रेंड है बातें तेरी मेरी का, सो हमारे जो भी गेस्ट आते हैं हम उनको खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। सो अज़ीम, जैसा कि आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, शब्द आपकी जुबान पर है, कलम की ज़रूरत है और पेज हम आपको दे रहे हैं। सो हमारे सीन सो आई होप आपकी एक और न्यू जर्नी स्टार्ट हो ये आपने बोला बहुत जल्दी ही। अभी आपने बोला था कि आप राइटर भी बन सकते हो, तो शायद मैं अपनी पहली कोशिश इसी बातें तेरी मेरी से करूँगा। जी, थैंक यू सो मच। सो अज़ीम, आपकी एनर्जी, आपके डिज़ायर, आपका जो जज़्बा है वो वाक़ई में ही लोगों को बहुत इंस्पायर करता है। एंड आपने दुनिया को दिखा दिया कि स्टॉप ओनली व्हेन यू बिलीविंग, नॉट व्हेन लाइफ चैलेंजेस यू। सो थैंक यू सो मच टू शेयरिंग योर इंस्पायरिंग जर्नी विद अस। और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये स्टोरी अगर आपको इंस्पायरिंग लगी है, मोटिवेशनल लगी है, सो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी लाइफ में हार मान चुके हैं। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।